ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस तनाव भरी जंग ने अप्रैल 2026 के दूसरे हफ्ते में पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 2 हफ्तों से कायम सीज फायर अब टूटने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब मिडिल ईस्ट के पानी में बारूद की तेज गंध फैल रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट वो समुद्री गलियारा जहां से दुनिया के करीब 25% तेल का आवागमन होता है, अब ईरान की घेराबंदी में फंस गया है। ईरान ने इसे अपनी निजी संपत्ति समझ लिया था, जबकि अमेरिका ने अपनी नौसेना को तैनात कर दिया। दोनों तरफ से बढ़ती धमकियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच भारत के कई व्यापारिक जहाज इस संकट में फंस गए। उनके क्रू मेंबर दिन रात समुद्र की लहरों और अनिश्चितता के बीच सांसें रोककर बैठे थे। कोई नहीं जानता था कि अगला पल क्या लाएगा, लेकिन भारत ने इस बार चुपचाप मिन्नतें करने या किसी की दया पर निर्भर रहने की जगह एक साहसिक कदम उठाया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर उसने मेज पर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि पूरे खेल को पलट दिया। यह जोड़ी अब मिडिल ईस्ट के समुद्री समीकरणों को नए सिरे से लिख रही है। संगीत। पाकिस्तान को लगा था कि वह यूएई का हमदर्द बनकर भारत का रास्ता रोकेगा, लेकिन इस्लामाबाद की दोहरी नीति ने खुद को ही गहरे गड्ढे में धकेल दिया। चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अप्रैल 2026 की शुरुआत से ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी थी और फिर अमल भी कर दिखाया। उसके युद्धपोत और मिसाइलें रणनीतिक रूप से तैनात हो चुकी थी। अमेरिका ने जवाब में अपना बेड़ा भेज दिया, लेकिन ईरान ने सीधे रास्ता रोक लिया। नतीजा वैश्विक तेल आपूर्ति पर तुरंत असर। कीमतें आसमान छूने लगीं। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाजार हिल गए। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता भारत को हुई, क्योंकि उसके दर्जनों टैंकर और कार्गो जहाज उसी रास्ते पर फंसे थे। इन जहाजों पर न सिर्फ लाखों टन तेल था, बल्कि हजारों भारतीय नाविक भी। उनके परिवार देश में बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान इस मौके को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसने यूएई को सुरक्षा का झूठा आश्वासन दिया और कहा कि वह ईरान के साथ बैलेंस बनाए रखेगा। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान ईरान से गुप्त संपर्क बढ़ा रहा था। जब यूएई को इस धोखे की भनक लगी, तो उसकी नींव हिल गई। यूएई का पूरा आर्थिक मॉडल हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टिका है। दुबई, अबू धाबी और अन्य बंदरगाहों का कारोबार इसी रास्ते से चलता है। पाकिस्तान की दोहरी चाल ने यूएई को मजबूर कर दिया कि वह अपना रुख बदल दे, और फिर यूएई ने भारत का हाथ थाम लिया। अबू धाबी में विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई के मंत्री शेख शाकूत की मुलाकात ने इतिहास रच दिया। यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, इसमें दोनों देशों ने एक नया रणनीतिक गठबंधन तैयार किया। भारत ने साफ कहा, हम अब पुराने रास्तों के भरोसे नहीं रहेंगे, हम वैकल्पिक मार्गों का जाल बुन रहे हैं। यूएई ने तुरंत समर्थन दिया। दोनों ने मिलकर लॉजिस्टिक्स पर बड़ा दांव खेला। यूएई के विशाल पोर्ट्स को भारत की टेक्नोलॉजी से लैस किया गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया गया। कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया। नतीजा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी के बावजूद भारत को तेल की कोई कमी नहीं हुई। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, यह मिडिल ईस्ट की राजनीति का पूरा नक्शा बदलने वाली स्ट्रेटजी थी। पाकिस्तान को लगा था कि वह यूएई और ईरान के बीच बैलेंसिंग एक्ट करके दोनों से फायदा उठा लेगा, लेकिन उसकी यह चाल उल्टी पड़ गई। यूएई ने पाकिस्तान को पूरी तरह किनारे कर दिया। अबू धाबी से आने वाले बयानों में साफ था, भारत अब हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारत ने बिना किसी शर्त के हमारी मदद की जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। पाकिस्तान ने सिर्फ वादे किए, लेकिन भारत ने एक्शन लिया। यह मोहभंग पाकिस्तान के लिए करारा झटका था। सालों से यूएई से मिलने वाली आर्थिक मदद, रेमिटेंस और निवेश अब रुकने लगे। पाकिस्तानी वीजा और यात्राओं पर भी असर पड़ा। इस्लामाबाद में हताशा फैल गई। भारत ने इस मौके को भुनाते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमआईसी को फिर से सक्रिय कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बड़ा झटका था। आईएमआईसी के तहत यूएई के पोर्ट से सीधे भारत होते हुए यूरोप तक माल और ऊर्जा पहुंचने लगी। अरबों डॉलर का निवेश दोनों तरफ से आया। भारत की कंपनियां यूएई में नए टर्मिनल बना रही हैं। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट सर्वेलेंस से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नतीजा, ईरान की घेराबंदी अब भारत को प्रभावित नहीं कर पा रही। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीति चमक रही है। जयशंकर साहब की अबू धाबी यात्रा सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह संदेश था, भारत अब न्यूट्रलिटी की आड़त में नहीं छिपेगा, वह अपना पक्ष मजबूत करेगा।
ईरान को सीधा मैसेज गया कि होर्मुज स्ट्रेट किसी एक देश की जागीर नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। यूएई ने ईरान के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया। शेख शाकूद ने खुलकर कहा, अगर कोई भारत के जहाजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। यह बयान ईरान के लिए चौंकाने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पड़ोसी अरब देश इस कदर भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका को भी एहसास हो गया कि मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हो तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वॉशिंगटन अब दिल्ली की बात सुन रहा है। ईरान भी बैकफुट पर है। उसकी इकोनॉमी पहले से ही दबाव में थी। अगर भारत ने सप्लाई चेन से हाथ खींच लिया तो ईरान का तेल निर्यात और भी प्रभावित हो जाता। अब ईरान भारत से बातचीत का रास्ता तलाश रहा है। वह समझ गया है कि होर्मुज बंद करके वह अपना ही नुकसान कर रहा है। भारत के जहाज अब धीरे धीरे सुरक्षित रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ने यूएई के पोर्ट्स का रुख किया है। वहां से नई सप्लाई लाइन सक्रिय हो गई है। भारतीय नाविकों के चेहरों पर राहत है। उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन यह सिर्फ तात्कालिक राहत नहीं है, यह लंबे समय की स्ट्रेटजी है। भारत ने यूएई के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहने दिया। रिजर्व स्टॉक बढ़ाए गए, वैकल्पिक स्रोत तलाशे गए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान की स्थिति अब दयनीय है। वह बीच समंदर में अकेला छूट गया है। यूएई से मिलने वाली मदद बंद हो चुकी है। ईरान भी उसे अब उतना महत्व नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह मजहब के नाम पर दोनों को लूट लेगा, लेकिन भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी ने उसकी सारी चालें उजागर कर दी। अब पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देख रहा है। उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान आगमशा में है, लेकिन असल में उनके हाथ खाली हैं। यह घटनाक्रम भारत के लिए कई सबक लेकर आया है। पहला, दूरदर्शिता। हमने यूएई के साथ रिश्ते तब मजबूत किए जब दुनिया वहां सिर्फ पर्यटन और व्यापार देख रही थी। आज वही रिश्ते हमारी ढाल बन गए। दूसरा, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मेल। हमारी कूटनीति ने दोस्ती बनाई। हमारी नौसेना ने सुरक्षा सुनिश्चित की। तीसरा, आत्मनिर्भरता। हम किसी एक जलमार्ग पर निर्भर नहीं रहेंगे। मिडिल ईस्ट की राजनीति में भारत अब किंग मेकर बन चुका है। बड़े बड़े देश फैसले लेने से पहले दिल्ली की ओर देखते हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने एक बात साफ कर दी, समुद्र का असली मालिक वही होगा जो दुनिया को साथ लेकर चलेगा। ईरान की जिद ने उसे अलग थलग कर दिया। भारत की दोस्ती ने उसे ग्लोबल लीडर बना दिया। अब बात करते हैं इस पूरे संकट के आर्थिक पहलू की। होर्मुज स्ट्रेट अगर एक हफ्ते और बंद रहता तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत में 20 से 25% बढ़ सकती थीं। ट्रांसपोर्ट, उद्योग, कृषि सब प्रभावित होते। लेकिन भारत यूएई की साझेदारी ने इसे रोका। आईएमआईसी के तहत नई रेल और सड़क लिंक बनाए जा रहे हैं। सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यह न सिर्फ तेल बल्कि टेक्नोलॉजी, फार्मा और कृषि उत्पादों का नया ट्रेड रूट बनेगा। भारतीय कंपनियों ने यूएई में बड़े निवेश किए हैं। रिलायंस, अडानी, टाटा जैसी कंपनियां नए पोर्ट टर्मिनल और रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। इससे हजारों नौकरियां पैदा हो रही हैं। युवा भारतीय इंजीनियर अबू धाबी और दुबई में काम कर रहे हैं। यह आर्थिक कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। ईरान को अब एहसास हो रहा है कि उसकी घेराबंदी ने उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसके तेल टैंकर भी प्रभावित हो रहे हैं। चीन और रूस जैसे सहयोगी भी अब सावधानी बरत रहे हैं। दुनिया देख रही है कि भारत ने बिना किसी सैन्य टकराव के स्थिति को संभाल लिया। पाकिस्तान के लिए यह सबक है, दोहरी नीति लंबे समय तक नहीं चलती। मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर भरोसे की नींव बनानी पड़ती है। भारत ने कभी यूएई को धोखा नहीं दिया, इसलिए आज यूएई का बच्चा बच्चा भारत को अपना अजीज दोस्त मानता है। जयशंकर साहब जब अबू धाबी पहुंचे तो पूरी दुनिया की निगाहें उसी पर थीं। सबको लगा कि भारत शिकायत करेगा, लेकिन भारत ने तो इकोनॉमी का नया नक्शा ही तैयार कर दिया। ईरान हैरान रह गया। अमेरिका ने भी तारीफ की। अब शांति वार्ता के नए दौर शुरू हो सकते हैं और इनके केंद्र में भारत होगा। यह 2026 का भारत है जो इंतजार नहीं करता, फैसले लेता है, दोस्त बनाता है, दुश्मन को भी सम्मान देता है, लेकिन हितों की रक्षा जरूर करता है। होर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत और यूएई के बीच बनी विश्वास की दीवार कभी नहीं गिरेगी। पाकिस्तान अब सिर्फ पछतावे के साथ खड़ा है, जबकि भारत आगे बढ़ रहा है आत्मविश्वास से, साहस से और ग्लोबल नेतृत्व के साथ।
इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय नौसेना की तैयारियां। जब संकट बढ़ा तो भारतीय नौसेना ने तुरंत अपनी युद्धपोतों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात कर दिया। आईईएस, विक्रमादित्य और अन्य जहाजों ने क्षेत्र की निगरानी बढ़ाई। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम जानकारी जुटाई गई। इससे जहाजों को सुरक्षित निकालने में मदद मिली। यह दिखाता है कि भारत की हार्ड पावर अब कितनी मजबूत हो चुकी है। यूएई ने न सिर्फ पोर्ट्स खोले बल्कि अपनी कोस्ट गार्ड को भी भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए लगाया। दोनों देशों की संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू हो गई। इससे ईरान को साफ संदेश गया कि अब अकेले खेल नहीं चलेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत तैयार था। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाया गया, घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेज किए गए, सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन पर नए समझौते हुए। इससे भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी। पाकिस्तान में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है। वहां के लोग जानते हैं कि उनकी सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें यूएई जैसे दोस्त से अलग कर दिया। अब पाकिस्तान चीन पर और ज्यादा निर्भर हो गया है। लेकिन चीन भी मिडिल ईस्ट में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखकर सतर्क है। भारत की यह सफलता युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। दिखाती है कि कूटनीति, दूरदृष्टि और साझेदारी से कितने बड़े संकटों को अवसर में बदला जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में अब इस घटनाक्रम पर चर्चा हो रही है। बच्चे जान रहे हैं कि भारत अब कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। अंत में कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका जंग ने दुनिया को कई सबक दिए, लेकिन सबसे बड़ा सबक भारत ने दिया। दोस्ती सच्ची हो तो समंदर भी पार हो जाते हैं। पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया, यूएई का नया साथी तैयार है और भारत वह लिए अब मिडिल ईस्ट का नया किंग मेकर है। अप्रैल 2026 के तीसरे हफ्ते में हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई थी, लेकिन हवा में बदलाव साफ महसूस हो रहा था। भारत और यूएई की साझेदारी ने जो नया समीकरण बनाया था, उसी रन बस्तान उसकी लहरें अब पूरे मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुकी थी। जहां ईरान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वहीं अमेरिका को एहसास हो चुका था कि बिना दिल्ली के इस खेल को संभालना मुश्किल है। पाकिस्तान तो पहले ही किनारे लग चुका था, अब उसकी सांसें और भी तेज चल रही थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने अबू धाबी वाले समझौते के बाद अगला बड़ा कदम उठाया। जयशंकर साहब की टीम ने तेजी से सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कतर के साथ बैक चैनल बातचीत शुरू कर दी। यूएई पहले से ही पूरी ताकत से साथ था। नतीजा एक नया गल्फ एनर्जी सिक्योरिटी ग्रुप का गठन। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक सुरक्षित रूट्स तैयार करना था। भारत ने इसमें अपनी नौसेना की ताकत, सैटेलाइट निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का योगदान देने का वादा किया। दुबई के जेबल अली पोर्ट पर अप्रैल के मध्य में एक ऐतिहासिक घटना हुई। भारत का पहला सुरक्षित वैकल्पिक तेल टैंकर यूएई के रिजर्व से भरा हुआ पोर्ट पर पहुंचा। इस टैंकर को भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत और यूएई की कोस्ट गार्ड ने संयुक्त रूप से एस्कॉर्ट किया था। जब यह टैंकर मुंबई पोर्ट पर लंगर डालेगा तो पूरे देश में जश्न का माहौल होगा। मीडिया ने इसे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का नाम दिया। ईरान इस विकास से बुरी तरह बौखला गया। तेहरान में सरकारी टीवी पर भारत और यूएई दोनों को निशाना बनाते हुए बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर ईरानी अधिकारी भारत से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गुप्त रूप से भारतीय दूतावास के माध्यम से संदेश भेजा, हम होमस को लेकर कोई समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन भारत हमें अकेला ना छोड़े। भारत ने जवाब दिया, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग खुला रहे तो सबके लिए अच्छा है। इस बीच पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाहट में था। यूएई ने पाकिस्तानी कामगारों के वीजा रिन्यूअल पर रोक लगा दी थी। रेमिटेंस भेजने में दिक्कतें बढ़ गई थी। चीन ने भी पाकिस्तान को साफ कह दिया कि वह अब सीपीईसी पर नया निवेश नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कार्यालय लगातार इमरजेंसी मीटिंगें कर रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। संगीत, भारत यूएई की जोड़ी ने आईएमआईसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को नई जान दे दी। अप्रैल के अंत तक इस प्रोजेक्ट के तहत 3 बड़े समझौते हो चुके थे। यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ तेल का नहीं बल्कि हरा हाइड्रोजन, सोलर पावर और फूड प्रोसेसिंग का भी कॉरिडोर बन चुका था। यूरोपीय देश इस नए रूट को देखकर उत्साहित थे, क्योंकि रूस यूक्रेन तनाव के बाद उन्हें नया विश्वसनीय स्रोत चाहिए था। जयशंकर साहब ने 22 अप्रैल को ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख से मुलाकात की। वहां उन्होंने कहा, हॉर्मुज़ की नाकाबंदी हमें नहीं रोक सकती। हमने पहले ही वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए हैं। अब दुनिया को चुनना है, पुरानी जिद या नया सहयोग।
भारतीय नौसेना का दबदबा। भारतीय नौसेना ने इस पूरे संकट में अपनी क्षमता साबित कर दी। अरब सागर में 12 युद्धपोतों का अस्थायी गठन तैनात किया गया। आईएएस विक्रांत ने अपनी पहली पूर्ण तैनाती की। ड्रोन, हेरोन और सीयर्स लगातार हॉर्मोज के आसपास निगरानी कर रहे थे। भारतीय नाविकों का मनोबल इतना ऊंचा था कि जब एक फंसे हुए भारतीय कार्गो जहाज को निकाला गया तो पूरा क्रू वंदे मातरम गाते हुए उतरा। यूएई ने भारत को 3 अस्थायी बेस देने का प्रस्ताव रखा, एक अब्बू धाबी के पास, दूसरा फुजेरा में और तीसरा सलाला ओमान के करीब। संगीत। भारत ने इसे साझा सुरक्षा साझेदारी का नाम दिया। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान अब असली संकट में था। यूएई से आने वाला सालाना $4 अरब का निवेश और मदद लगभग बंद हो चुका था। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वह ईरान के साथ कोई गुप्त गठबंधन करता है तो उसके साथ भी संबंध ठंडे हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया भारत की सफलता को यहूदी हिंदुत्व साजिश बता रहा था, लेकिन आम पाकिस्तानी नागरिक जानते थे कि असली समस्या उनकी सरकार की दोहरी नीति है। कराची और लाहौर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लोग पूछ रहे थे, हमारा दोस्त यूएई कहां गया? पाकिस्तान आर्मी चीफ को मजबूरन बयान देना पड़ा कि हम क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। 23 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूसी समकक्ष से मुलाकात की, लेकिन रूस ने भी साफ कहा, भारत को नाराज मत करो। ईरान अब अकेला पड़ चुका था। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रही थी। अगर हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहा तो ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने दिल्ली को प्राइवेट चैनल से मैसेज भेजा, संगीत भारत इस संकट को सुलझाने में मदद करें। भारत का जवाब था, सबसे पहले हॉर्मूज खुलना चाहिए, बाकी बातें बाद में। वॉशिंगटन समझ गया कि अब भारत को छोटा खिलाड़ी समझने का समय बीत चुका है। देश के अंदर भी सरकार ने बड़े कदम उठाए। पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में घोषणा की कि अगले 18 महीनों में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्षमता को दोगुना कर देगा। गुजरात और राजस्थान में नए सोलर पार्क और हाइड्रोजन प्लांट्स को तेजी दी गई। अडानी और रिलायंस ने यूएई के साथ संयुक्त उद्यम घोषित किए। अगले 15 दिनों में कुछ घटनाएं होने की संभावना है। भारत सऊदी और इजराइल की 4 देश बैठक अब्बू धाबी में होना। आईएमआईसी के पहले चरण का औपचारिक शुभारंभ होना। भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना का संयुक्त अभ्यास फ्रेंडशिप शील्ड 2026 में। ईरान के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू, जिसमें भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने दुनिया को एक बात सिखा दी, 21वीं सदी में असली ताकत बंदूकों में नहीं बल्कि दोस्तों, टेक्नोलॉजी, दूरदृष्टि और आर्थिक मजबूती में है। भारत ने ठीक यही दिखाया। जब जयशंकर साहब अब्बू धाबी से वापस लौटे तो उन्होंने कहा था, हम किसी की जागीर नहीं है, ना ही किसी की दया पर निर्भर। हम अपने हितों के रक्षक हैं और दुनिया के लिए विश्वसनीय साथी। आज 2026 के इस अप्रैल में भारत न सिर्फ संकट से निकल रहा है बल्कि नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान पछता रहा है, ईरान सोच रहा है, अमेरिका सम्मान कर रहा है और यूएई कह रहा है, दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी। यह नया भारत है जो इंतजार नहीं करता, जो रास्ता बनाता है और जो दुनिया को साथ लेकर चलता है। भारतीय नौसेना की भूमिका 2026 का समुद्री शेर। अप्रैल 2026 के इस घातक संकट में जब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से भर गया था, भारतीय नौसेना ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता के साथ अपना रंग दिखाया। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं थी, यह भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी समन्वित अभियान था, जिसे आंतरिक रूप से ऑपरेशन समुद्र सुरक्षा नाम दिया गया। ईरान द्वारा हॉर्मोन स्ट्रेट की घेराबंदी शुरू होते ही नौसेना मुख्यालय ने तुरंत पूरे पश्चिमी कमान को अलर्ट पर रख दिया। एडमिरल स्तर के अधिकारी रात दिन कमांड सेंटर में डटे रहे और हर पल की जानकारी को रियल टाइम में प्रोसेस किया गया। संकट के शुरू होते ही आईएएस विक्रांत, भारत का गौरवमय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, अरब सागर के मध्य भाग में पहुंच गया। उसके डेक पर मिग-29 के फाइटर जेट्स हमेशा तैयार खड़े थे। उसके साथ आईएएस चेन्नई और आईएएस कोलकाता जैसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर भी थे। यह पूरा बैटल ग्रुप हॉर्मोन स्ट्रेट से सिर्फ 480 नॉटिकल मील की दूरी पर तैनात था। इन जहाजों की मौजूदगी ने ईरान को साफ संदेश दे दिया कि अब भारतीय हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फंसे हुए भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी।
नौसेना ने 7 युद्धपोतों का एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। हर भारतीय टैंकर या कार्गो जहाज को कम से कम 2 युद्धपोतों के साथ एस्कॉर्ट किया जा रहा था। पीएड आई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दिन रात आकाश में चक्कर लगा रहे थे। इन विमानों ने ईरानी स्पीड बोट्स और संदिग्ध गतिविधियों को कई बार पकड़ा। 18 अप्रैल की रात को जब एक ईरानी स्पीड बोट एक भारतीय टैंकर के बहुत करीब पहुंच गई तो भारतीय नौसेना ने तुरंत वार्निंग शॉट दागे। गोली पानी में गिरते ही ईरानी बोट तेजी से पीछे हट गई। यह छोटा सा लेकिन मजबूत एक्शन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। नौसेना ने यूएई के साथ मिलकर फ्रेंडशिप शील्ड 2026 नाम से संयुक्त गश्त शुरू कर दी। दोनों देशों के युद्धपोत अब हॉर्मोज के बाहर 24 घंटे साथ-साथ पेट्रोल कर रहे थे। भारतीय नौसेना ने यूएई को अपना बाराक एट एयर डिफेंस सिस्टम और उन्नत रडार टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्रस्ताव दिया, जिसे यूएई ने बिना एक पल सोचे स्वीकार कर लिया। फजरा पोर्ट पर दोनों देशों की नौसेनाओं के कमांडर नियमित बैठकें कर रहे थे। इस सहयोग ने ईरान को पूरी तरह हैरान कर दिया, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पड़ोसी अरब देश संगीत भारत के साथ इस कदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा। पानी के नीचे भी भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार थी। कलवरी क्लास की पनडुब्बियां आईएस कलवरी और आईएस वियर साइलेंट मोड में हॉर्मोज के दक्षिणी मुहाने पर तैनात थी। इनकी मौजूदगी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हर जरूरी पल में यह सक्रिय हो सकती थी। अमेरिका भी भारतीय नौसेना की इस पेशेवर भूमिका की तारीफ कर रहा है। यूएई के राष्ट्रपति ने खुद भारतीय नौसेना कमांडर को फोन करके धन्यवाद दिया। ये 2026 का भारत है, जहां समुद्री सीमा पर भी हमारी नौसेना शेर की तरह तैनात है। होर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी चाहे जितनी लंबी चले, भारतीय नौसेना तैयार है। हमारे जहाज निकलेंगे, हमारे नाविक लौटेंगे और हमारी ऊर्जा सुरक्षा किसी एक रास्ते की मोहताज नहीं रहेगी। भारतीय नौसेना ने इस संकट में साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्रहित की हो तो हम चुप नहीं रहते। हम चुपचाप काम करते हैं और इतना मजबूत काम करते हैं कि दुश्मन को भी सोचना पड़ जाए। यह हमारी समुद्री ताकत का नया अध्याय है, जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा।